सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मैं जिनसे आपको मिलाने वाला हूं, ये कई बार कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी होती है, तो कई बार लगता है नहीं दुनिया बहुत बड़ी है, एक शहर ही इतना बड़ा है, जाम लग जाता है तो घंटों आप एक शहर में 5 किलोमीटर नहीं चल पाते। जब अमित से आज मुलाकात हुई और जब बात होने लगी तो पता चला कि हम लोग एक ही स्कूल के पढ़े लिखे हैं, एक ही कॉलेज में, एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं, एक ही टीचर ने हमको पढ़ाया है और पूरा परिवेश एक, स्कूल एक, और फिर जो स्कूल हमने चेंज किया वही स्कूल इन्होंने भी चेंज किया है। यह है अमित कुमार सिंह। बाकी परिचय अभी खुद अपना देंगे। मैं चाहता हूं कि इनकी जो सफलता है ये खुद अपनी बयां करेंगे। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। अमित हमारे जूनियर भी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी बहराइच का रहने वाला, ये भी बहराइच के रहने वाले, सब कुछ सेम है, तो मैं खुश भी बहुत हूं ये सब सोच के। और कई बार जब अपने परिवार में बात करनी होती है तो ये लगता भी है कि अब क्या बात करें और क्या रहने दें, तो बातें तो बहुत देर तक हो सकती हैं। बैठिए अमित, और हम लोग कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं चाहता हूं कि आप एक इंट्रोडक्शन दें कि आपका सिलेक्शन किस पद पे हुआ है, रैंक बड़ी अच्छी है इनकी, ये पूरी चीजें बताएं लोगों को। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं बहराइच का रहने वाला हूँ सर। हमारे सीनियर है स्कूल में भी सारे उसमें, और मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड के पद पर हुआ है यूपीएससी के थ्रू, और मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग 23 है। और कहीं ना कहीं योगदान सर का भी उसमें इनडायरेक्टली रहा है, क्योंकि सर हमारे स्कूल के मतलब फर्स्ट से लेके 12th तक सर हमारे सीनियर ही रहे हैं, उसी स्कूल में पढ़े और जहाँ मैं पढ़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आपसे भी बात होने लगी और जैसे विद्या मंदिर का जिक्र आया तो मतलब एक सारी चीजें बदल गई। हम लोग जो बात करने वाले थे तो हम लगा कि अरे ये तो बिल्कुल जैसे घर का मामला हो गया। और फिर एक से एक्चुअली ये हुआ कि जो टीचर हमको पढ़ा रहे हैं सर वही इनको भी पढ़ाए हैं। जो सारी चीजें जब सेम ऐसी होने लगती हैं तो लगने लगता है अरे हम किससे बात करें, फिर सारी चीजें जानते ही है। तो इनको बहुत बहुत बधाई। 23वीं रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, और अब आप समझ सकते हैं कि खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। अमित, मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे पढ़ाई लिखाई आपने की, आप एक बार बताइए कि जो बैकग्राउंड आपका रहा है, जैसे आपने इंटर कर लिया, इंटर के बाद में फिर क्या किया था? सर इंटर तक की पढ़ाई मैंने बहराइच से की, और उसके बाद जैसे बहराइच हम लोग का छोटा सा शहर है, और वहाँ पे करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग नाम की ऐसी कोई चीज नहीं, शायद ही है, वो भी उस लेवल पे नहीं जहाँ बाकी शहरों में है जी। तो उस समय तो बिल्कुल था भी नहीं, और उसकी वजह से ये था कि फिर बीटेक का बताया गया लोगों ने कि इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, तो मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, गलगोटिया कॉलेज से किया है ग्रेटर नोएडा में जी। और उसके बाद मैंने MBA यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया था, बट बीच में मैंने उसे छोड़ दिया जी। उसमें माता जी की एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने सेमेस्टर ही छोड़ दिया था और आगे कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद से फिर मैं तैयारी में लगा, और एट लास्ट फिर वही दिक्कत आई कि करियर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन करियर काउंसलिंग के किस फील्ड में बनाना है, वो बीटेक करने के बाद भी मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं था कि किस फील्ड में मुझे जाना है। मैं एक बार को इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी जाना चाहता था, फिर मेरे कुछ बहराइच के ही दोस्त वो बैंकिंग सर्विसेज में थे, तो मैं बैंकिंग सर्विसेज की तरफ भी गया। फिर कॉलेज टाइम के मेरे जो कॉलेज के दोस्त थे वो उन्होंने SSC CGL की तैयारी शुरू की, तो मैंने कहा कि बहुत कंफ्यूजन हो गया कि अब करना क्या है, ये पता ही नहीं चल रहा था। क्योंकि आज की डेट पे सर की सभी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, सब अपना करियर बनाना चाहते हैं, सभी को सरकारी नौकरी चाहिए, एक अच्छा पद चाहिए, करियर ग्रोथ अच्छी चाहिए, लेकिन जो एक करियर काउंसलिंग होती है, करियर गाइडेंस होता है, वो उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता है। बड़े शहरों में तो एक बार को स्कूल ही अच्छे रहते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं, बट आम शहरों में, छोटा शहर बहराइच बहुत छोटा शहर, हम लोग बहुत सारी दिक्कतें रहती है, और करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग की तो हमेशा ही कमी रहती है। तो उसके लिए आप तो अगर शुरू में ही आपको कोई एक अच्छी कोचिंग मिल जाए जी, जो आपको ग्रूम करे और आपको गाइड करे कि आप किस फील्ड में बढ़िया कर सकते हैं, या पर्टिकुलर आपको हेल्प करे एक अपना गोल सेट करने के लिए। मुझे अपना गोल सेट करने में 4 से 5 साल लग गए
कि मुझे किस फील्ड में मैं बढ़िया कर सकता। कहीं ना कहीं वो टाइम टेकिंग रहा, वो समय आप मान रहे हैं कि बर्बाद भी हुआ और कुछ चीजें सीखने को भी मिली सर, लेकिन मोस्टली ये है कि जब उसका प्रोडक्टिव यूज हुआ नहीं तो समय बर्बाद, टाइम चला गया ना। और समय एक ऐसी चीज है कि वो फिर से आप नहीं ला सकते। तो फिर आपने बीटेक किया, फिर इस फील्ड में सिविल सर्विसेज में आने का कैसे फिर मन बना? सर सिविल सर्विसेज का ये था कि सिविल सर्विसेज का जब प्रॉपरली मैंने जब स्टार्ट किया सिंसियरली जो है, उससे पहले मैं बाकी फील्ड चेक कर चुका था, सब में मैं थोड़ा थोड़ा जो है तैयारी कर चुका था और सबका अनुभव मैंने ले रखा था। कुछ एक उसमें मेरा चयन नहीं हुआ, फिर आखिरी समय पे बाहर हुआ मैं। तो शुरू से ही असफलताएं देखी बहुत सारी, और सिविल सर्विसेज का भी मैं मतलब कहा जाए तो अभी तो ये सब लोग कहेंगे कि नहीं बहुत ही वो है, बट शुरू में मतलब मैंने ट्राई एंड ट्रायल के बेसिस पे ही स्टार्ट किया इसको भी, क्योंकि साथ में मैं जीएस तैयार कर ही रहा था। जीएस की तैयारी अच्छी हुई जाती है, उसमें एग्जाम में रहता है जी। तो मैं जीएस की तैयारी कर रहा था, तो साथ में मैंने कहा कि इसमें भी कर ही सकते हैं जी। बट जब मैंने पहला पीसीएस का एग्जाम दिया तब मुझे समझ में आया कि नॉर्मल चीज नहीं है, और इसी के साथ साथ बाकी भी जितने भी एग्जाम है, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे सीजीएल का हो, ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम इजी है, कोई इजी नहीं है। किसी भी उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा और सिंसियरली उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने जो फील किया है, जैसे हम लोग यहाँ जो तैयारी कराते हैं, उसमें मेरा कहना एक यही होता है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पैटर्न को समझना जरूरी है। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? ये बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ और इस बात से पूर्ण सहमत हूँ सर कि सबसे पहले तो आप प्रॉपर तैयारी शुरू करिए और आपके पास टाइम हो कि प्रॉपर रिवीजन और बाकी चीज का, और उसके साथ ही साथ आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, उनका मार्किंग सिस्टम, उनका सिलेबस से आप फेमिलियर होने चाहिए कि किस हिसाब से लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिलेबस ही नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या मेडिवल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या मॉडर्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उसमें भी वेटेज किसका है, किसमें आप स्कोर कर सकते हैं, आपका जो है स्ट्रेंथ कौन सा है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है, आपकी स्ट्रेंथ उसमें है, उसमें आप स्कोर कर सकते हैं, या बाकी में, या फिर ज्योग्राफी में कर सकते हैं, या इकोनॉमी में। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको सिलेबस से भी अनुवाद हो, और उसके बाद तो बाकी मेहनत करनी है। लेकिन इस तरीके से जैसे आपके जैसे जो कोचिंग में जिस हिसाब से है, तो जब आप एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप मेहनत करेंगे तब सक्सेस होने की चांस बहुत ही बात है। गाइडेंस की जरूरत यही है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीजों का। जैसे अक्सर यही होता है कि लोग सोचते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चलो पीसीएस भी दे देते हैं। अब वो पीसीएस भी देते हैं, यूपीएससी भी देते हैं, दोनों में कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। ऐसा हो जाता है। कई बार लोग बैंकिंग में भी चले जाते हैं। प्लान बी होना चाहिए, शायद ये प्लान बी के लिए ही लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा प्लान बी आपको क्या लगता है होना चाहिए? सर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो शुरू में मैं हमेशा प्लान बी लेके चल रहा था जी। मैंने जब बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की तो मैं फिर उसके बाद सीजीएल का भी देखने लगा कि यहाँ भी कम से कम अच्छा रहेगा। उसके अलावा मैं यूपीटीपीएससी के और यूपीपीएससी के भी एग्जाम देने लगा। तो मैं हमेशा एक प्लान बी लेके चल रहा था कि यहाँ नहीं होगा तो यहाँ का हो जाएगा। और जब 3-4 साल इसी में व्यर्थ गए तब मुझे समझ में आया कि जब मैं बहुत सारे नाव पे सवार होऊंगा तो मंजिल मुझे किसी नाव के थ्रू नहीं मिलेगी। वेरी गुड। अंतोगत्वा कोविड का समय आया और उससे पहले मैं थोड़ा सिंसियरली पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुका था, और उसी के बीच में कोविड आपका मार्च में शुरू हुआ था और जनवरी में वैकेंसी आई थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की यूपीएससी के थ्रू। तब मैंने सिंसियरली तैयारी शुरू की। एक तो कोविड के समय मैंने ये इसके पहले वाली वैकेंसी है जो इस बार जिसमें आपका चयन हुआ है, इससे पहले की जब मैं फेल हुआ वो 21-20 की वैकेंसी और आपका चयन हुआ है 23 की वैकेंसी और 23 की वैकेंसी में 23वीं रैंक है आपकी। ये बहुत 23वीं रैंक बहुत अच्छी रैंक है, बहुत बड़ी रैंक है, और क्योंकि ऑल इंडिया रैंक है और पोस्ट भी इसमें शायद बहुत ज्यादा नहीं थी। 159 में 68 पोस्ट थी और टोटल 159 पोस्ट थी। तो फिर प्लान बी जो आप बता रहे थे तो आप उलझे रहे फिर, लेकिन तब जब मैंने सिंसियरली शुरू किया इसका ईपीएफओ का आया और कहीं न कहीं मैं मोटिवेट हुआ बाकी सबकी जो है स्थिति देख के, क्योंकि शुरू में मैं चाहता था कि मैं अपने लिए और मेरा दायित्व अपने लिए और अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए है। बट जब कोविड में मैंने सिचुएशन देखी कि सबसे ज्यादा अगर उसका दंश झेला किसी ने तो वो एक लेबर सेक्टर ने, बाकी जो श्रमिक थे हमारे उन्होंने सबसे बड़ा दंश झेला। तब मैं चाहता था कि उनके लिए कुछ करूं,
लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी नहीं कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। जब लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे, Exactly. वो घटना थी जो आप हृदय विदारक थी आपके लिए। तो उस टाइम पे मैंने उससे पहले फॉर्म भर चुका था मैं, लेकिन वो मोटिवेशन उन्हें देख के तब लगा, क्योंकि कई बार क्या था कि मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा कि उनके लिए, आप बोलते हुए बहुत भावुक है इस चीज को, यानी कि रियल में आपने उसको फील किया, बहुत ज्यादा फील किया। सो उस टाइम पे ये था कि लोगों के लिए करने के लिए तो मैं भी चाहता था कि मैं भी करूं आगे, लेकिन मेरी उसमें खुद की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं अपने लिए भी कुछ कर पाऊं। तो फिर मैंने करने के लिए सोचा, फिर मैंने कहा कि बाकी सारे प्लान भी सब किनारे करते हैं और एक सिंगल प्लान में लेके चला था। ईपीएफओ की जो वैकेंसी आई थी एनफोर्समेंट ऑफिसर यूपीएससी के थ्रू, मैंने उसे करने का टारगेट किया, उसको टारगेट किया और उसकी सिंसियरली तैयारी शुरू की। और उसके बाद मेरा रिटर्न निकला, इंटरव्यू में भी मैं गया था और अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में मेरा तब नहीं हुआ। 2022 में उसका रिजल्ट आया, तब मेरा नहीं हुआ, लेकिन तैयारी मेरी फिर भी थी। और फिर 23 की शुरुआत में फिर से असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आई, तैयारी मेरी पहले से थी और हार मैंने तब भी नहीं मानी थी जब मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, क्योंकि ये था कि मुझे करना तो है, ये उस सेक्टर के लिए। कई बार ऐसा होता है जब एक फेलियर हमको मिलता है, हम कहीं असफल होते हैं, तो फिर लगता है कि अब छोड़ो। आपको उस समय ऐसा नहीं लगा? सर उससे पहले मैंने इतने फेलियर देखे थे बाकी सारे फील्ड में, और फेलियर का दुख होता है, निराशा होती है, और मानव स्वभाव है कि निराशा होनी है, मेहनत करते हैं, लाजमी है। लेकिन जो एक भाव रहता है, जो एक आपका जो आपने गोल अचीव किया, सेट किया है, उसको अचीव करने की जो एक जील रहती है, जील टू नेवर गिव अप, कभी हौसला ना हारने की, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा मुझे अपने स्कूल टाइम से ही मिली, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ही उस पे हुई है। और उसके बाद माता पिता मेरे, वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते रहे कि नहीं आप करिए। उन्होंने नो डाउट, मेरे भाई बंधु, मेरे माता पिता, परिवार, सभी ने मुझे सपोर्ट किया। सफलता लोग कहते हैं कि ये, जैसे मैं भी कह रहा हूँ ये आपकी सफलता है, लेकिन आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये आपकी अकेली नहीं है, मम्मी पापा की है, भाई की है, स्कूल कहाँ से, स्कूलिंग पूरी, तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और वास्तव में ऐसा होता ही है सर, वास्तव में सफलता कभी भी खुद की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि फ्रंट में तो मैं बैठा हूँ कि मेरी रैंक है, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि उस रैंक को लाने के पीछे कितने लोगों का संघर्ष है। तो मेरे खुद की अकेले की सफलता तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जितना सपोर्ट मुझे मेरे माता पिता ने किया, बाकी मेरे परिवार ने किया, मेरे भाई बंधु जिन्होंने मुझे गाइड किया, आप लोग के जैसे टीचर जिन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं आप इस तरीके से करिए, जो डिमेरिट थी उसको रेक्टिफाई करने में हेल्प की, तो बगैर सभी के समर्थन के और सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी कर पाना संभव ही नहीं था। क्योंकि अगर मैं अकेले रहता तो जब मैं निराश होता तो फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे होता यही है कि आज तो आपके पास बहुत सारे लोग खड़े हैं, मेरे ख्याल से कहीं भी आप कोई जान पाएगा दूर दूर का जिससे 10 साल बात नहीं हुई थी वो सब आ जाएंगे। लेकिन इसके पहले वाले रिजल्ट में ऐसा नहीं रहा होगा, उसके पहले वाले रिजल्ट में या फिर लोग टॉन्ट कसने के लिए फोन करेंगे, ऐसा होता है ना, या फिर कोई किसी से मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है वो नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा हुआ। तो आप जो ये बात बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, वास्तव में यही होता ही है, अकेले की सफलता नहीं होती। लेकिन ज्यादातर लोग ये चीज कई बार भूल जाते हैं, है ना, कहने लगते हैं कि हाँ बस आज से मैं ही हूँ। तो सर अब बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो खुद ही उसी विद्यालय से, आपकी भी स्कूलिंग उसी में, आप हमारे सीनियर रह चुके हैं, तो कहीं न कहीं वो हाथ वहाँ स्कूलिंग का भी है, जो हमने पढ़ाई की, जो संस्कार हमने सीखे, जो शिक्षा और संस्कार में विद्या भारती के स्कूल में मिला, वो मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी स्कूल में या फिर किसी कोचिंग में वो दिए जा सकते, नहीं दिए जा सकते हैं। वो वहाँ पढ़ने के बाद ही आते हैं। एक्चुअली वो हम पढ़ने के साथ साथ वहाँ संस्कार भी सीख रहे होते हैं, और वहाँ तो दिखता भी है कि हम सीख रहे हैं। वहाँ पे सर चौमुखी सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं विद्या मंदिर का, क्योंकि मैं उस पर जरूर बात करूंगा। सर विद्या मंदिर का सबसे ज्यादा, एक तो जो सभी लोग साथ मिलके और भोजन मंत्र के साथ में, उसके बाद एक ही साथ बैठ के, वहाँ कोई जात धर्म और संप्रदाय का कोई नहीं, सभी लोग एक साथ बैठ के और भोजन मंत्र करने के बाद खाना खा रहे हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं, देन खेलना कूदना, वहाँ सारी चीजें, और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है वहाँ पे, सारी यादें जुड़ी हैं। और कई सारे जो टीचर जो आपको हमारे जो टीचर्स कॉमन भी रहे, और टीचरों ने बाद में, दुर्भाग्यवश मैंने जैसे अभी कहा कि उसमें से श्री उमेश प्रताप मिश्रा सर नहीं रहे, बहुत बहुत हम लोग उनको याद करते हैं, उनको
बहुत नमन है, लेकिन वो यादें तो रहेंगी, हमेशा रहेंगी। और जैसे आपने कई टीचर्स के, हम लोगों ने अभी बात की बड़ी देर तक कि जैसे करुणानंद सर हैं, राजेंद्र मिश्रा सर हैं, हमारे प्रिंसिपल सर, तो इन सारे लोगों को हम लोग याद कर रहे हैं। तो पढ़ने पढ़ाने तो बीत जाता है, बहुत सारे टीचर्स मिले होंगे, लेकिन विद्या मंदिर के टीचर हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं और उनको हम नहीं भूल पाएंगे। सर, उन सभी टीचरों से एक तो भावनात्मक लगाव था जी, उन विद्यालय से भी भावनात्मक लगाव है जी, कि वहां हमने मतलब जो प्राथमिक जो विकास होता है बच्चे का जी, वो हमने वहां से ही सीखा है जी। और देश दुनिया की बातें भी हमने वहीं से सीखी, सारे संस्कार, एक घर पे जो संस्कार मिलते हैं और उसके बाद जो वास्तविक संस्कार आपको विद्यालय में प्राप्त होते हैं, वो सब कुछ वहीं से ही मिला है। तो वहाँ क्योंकि लाइफ में बहुत सारे टीचर आए, लेकिन जो वहाँ जो हमें संस्कार मिला और जो उन आचार्य जी कहते थे हम लोग, तो उनसे जो भावनात्मक जुड़ाव है वो शायद कहीं और हो सकता है जी। तो वो लोग तो सर हमेशा आज हम देख रहे हैं स्कूलों में परिवर्तन आया है। वो जैसे आपने कहा कि आप फील कर रहे थे कोविड के दौरान लेबर्स की क्या दशा थी, मैं फील कर रहा हूं कि स्कूलों में आज जो छात्र और गुरु परंपरा है, गुरु छात्र परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, तो गुरु शिष्य परंपरा में बहुत परिवर्तन आया है। पहले मेरे ख्याल से वो लोग कुछ मारपीट भी देते थे, सजा देते थे, तो हम लोग घर पे बताने की हिम्मत नहीं करते थे। आज बड़े अजीब अजीब एग्जाम्पल मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी टीचर से कर लेते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज के समय में जो गुरु शिष्य परंपरा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी है, और गुरु शिष्य परंपरा तो कहीं रहा नहीं है, और शिष्य को लगता है और उनके पेरेंट्स को लगता है कि हमने तो फीस पे कर दी है और टीचर का बस इतना ही उत्तरदायित्व है कि बस बच्चे को हमारे पढ़ाए, वो उसको तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं ये परंपरा खत्म होने में जो धूमिल हो रही है आज की डेट में, जो टीचर के प्रति एक जो सम्मान रहता है वो शिष्यों में, छात्र छात्राओं में खत्म हो रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके माता पिता जिम्मेदार हैं, जो आधुनिकता को तो अपना रहे हैं लेकिन वास्तविकता को दरकिनार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का लगाव बस वहीं तक है कि स्टूडेंट ने फीस पे कर दी और टीचर ने उसको नॉलेज दे दिया, बस यहाँ तक का है। लेकिन जब तक भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहेगा, जैसे हम लोग में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को परम ब्रह्मा की उपाधि दी गई है, गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। और वही संस्कार कहीं ना कहीं जो है आज के जब मॉडर्न युग में है, मिशनरी स्कूल है, बाकी जहाँ पे ऐसी शिक्षाएं दी जा रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कि वो भावनात्मक जुड़ाव जो है एक गुरु का एक शिष्य के प्रति है वो खत्म हो रहा है। लेकिन ये सही नहीं है, कहीं से भी नहीं सही है सर, क्योंकि जो संस्कार है वो तभी आपको मिल सकते हैं, और जब तक आपका अपने टीचर से भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहेगा, भावनात्मक लगाव नहीं रहेगा, तब तक आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ संस्कार की भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आप अपने माता पिता को तब मानते हैं जब आपका उनसे भावनात्मक लगाव हो। अगर अपने माता पिता से आपका भावनात्मक लगाव ना रहे तो फिर वो वही बात होगी कि जैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो कंपनी ने आप सैलरी दे रही है और आप अपना काम कर रहे हैं, सेम वही चीज होगा कि माता पिता आपको पैसे दे रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। यानी एक जैसे कह सकते हैं एक वेस्टर्न पेरेंटिंग और इंडियन पेरेंटिंग में बहुत अंतर है। वहां कहते हैं कि बच्चा 12-14 साल का हुआ और वो अपना फिर सेल्फ डिपेंड हो जाता है, कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे बच्चा जब तक नौकरी नहीं पा जाता, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जब तक परिवार नहीं बसा लेता, तब तक वो माँ बाप के साथ रहता है। तो ये सारी चीजें तो खैर परिवर्तित हो ही रही हैं। मैं चाहूंगा, क्योंकि बात हमारे पास इतनी है कि हम लोग 24 घंटे बात कर सकते हैं, वास्तव में बहुत ज्यादा बातें हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि अब कुछ तैयारी के बारे में आप बताइए कि जैसे आपने ये तो बताया कि पहले तो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हुए, फिर फोकस्ड हुए, प्लान भी जब आपने छोड़ा तभी आपका प्लान जो है वो सक्सीड हुआ, और आज आप 23 रैंक के साथ इस मुकाम पे बैठे हैं, और जो सुनते भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बहुत अच्छी जॉब है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने सपना देखा 2020 से 21 के बीच में लेबर्स की स्थितियों को देख के, और वो आप सच कर पाएंगे, सबसे खुशी की बात यह है। जब आप तैयारी कर रहे थे तो थोड़े से कुछ टिप्स बताइए जो लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसको देख ऐसे लोग भी रहे हैं जिनको तैयारी से मतलब है, और ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो हो सकता है तैयारी ना करें लेकिन उनके बच्चे करें। तो क्या आपके हिसाब से होना चाहिए, कैसे पढ़ना शुरू करना चाहिए? आपने कब पढ़ाई शुरू की? जैसे आपने बीटेक कर लिया उसके बाद शुरू की, आप क्या कहना चाहेंगे कि कब लोग पढ़ना शुरू करें? मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करना चाहता है तो
उसकी तैयारी आपको, क्योंकि जब आप हाई स्कूल या इंटर आप करते हैं तो उसमें आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर रहता है और अच्छे से आपको जानकारी उसकी रहती है और आप ताजे ताजे पढ़ाई करके आप आए हुए रहते हो, तो आपका सारा ज्ञान जो है रहता है आपके पास। तो जब आप ग्रेजुएशन का स्टार्ट करें, उसी के साथ ही आप कुछ नहीं तो आप पर डे 2 घंटे भी अगर आप दे रहे हैं, फिर से उन्हीं बेसिक्स पे एनसीईआरटी की बुक को फिर से आप पढ़िए, उन पे ध्यान दीजिए और अपनी आदतों में जो है थोड़ा सा सुधार लाइए, प्रोडक्टिव वर्क करिए कि आप न्यूज़पेपर की थोड़ी आदत डालिए, उसमें भी जो आर्टिकल्स जो आते हैं उनको पढ़िए, जो नवाचार हो रहा है उनसे आप जो है वाकिफ रहिए और साथ ही साथ अपना गोल आप निश्चित करिए और जब आप उसकी तैयारी करिए तो आपके पास एक एम्पल टाइम हो कि आप उसका थॉरो रिवीजन कर सके, साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस सेट्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह सारा सब कुछ आप अच्छे से करें। यानी कि आपके हिसाब से पढ़ाई और अभ्यास में अभ्यास ज्यादा जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से बहुत बार लोग बहुत घंटे तक पढ़ते हैं, कहते हैं मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, रिजल्ट कई बार प्रीलिम्स लेवल पर ही 0 रहता है, कई बार मेन एग्जाम में 0 रहता है। कारण उसका शायद प्रैक्टिस का अभाव है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। सर पहला कारण जहां तक मुझे नहीं, आप बिल्कुल बताइए, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला कारण सर ये था कि जो ऐसे लोग होता है कि उनका इनपुट तो 10 से 12 घंटे का है लेकिन आउटपुट उनका नहीं निकलता है, वो प्रीलिम्स में फेल होंगे, बाकी जो वनडे एग्जाम है वहां भी फेल होंगे। तो वहाँ सबसे बड़ा कारण एक तो ये होता है कि जो स्टडी मटेरियल सिलेक्टिव चूज करना चाहिए और प्रिसाइज वे में। सही बात। अब हमें अगर कोई टॉपिक पढ़ना है या मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़नी है तो हम एक लाइन से पूरा पढ़ेंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता और पूरा हम टॉपिक्स पूरा सिलेबस कभी कवर नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत बड़ा है सर। तो हमें प्रिसाइज वे में अपने एग्जाम पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए, उसके वेटेज की, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ हमें पूरी तरीके से सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो पढ़ने का तरीका है, तरीका हमारे हिसाब से होना चाहिए कि एक सीटिंग में हम 30 से, जो मैं खुद फॉलो करता था कि 30 से 45 मिनट में कुर्सी पे बैठ पाता था, 5-10 मिनट का मैं ब्रेक लेता था, फिर वापस बैठता था। अच्छा। इससे क्या होगा कि माइंड को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है और ये भी नहीं लगता कि क्योंकि जब आप 1-2 घंटे 3 घंटे किसी टॉपिक को लगातार पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग भी थक जाता है और बोरियत आपको भी आने लगती है। आजकल एक वो चल रहा है, हालांकि मैं भी कभी कभी कराता हूँ, एक मैराथन क्लास चलती है और वो वीडियोस होते हैं 25 घंटे 30 घंटे, इवन यूट्यूब को भी उस पर बैन लगाना पड़ा, उसने लिमिटेड किया उसको। ऐसी वीडियोस का कोई मतलब होता है इतने लंबे लंबे वीडियोस की पूरा एक साथ में? सर वीडियोस का जो वास्तविक जो है लोगों पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो मेरा अपना मानना है। क्योंकि अगर आप 20 से 25 घंटे लगातार किसी छात्र या छात्रा को पढ़ाएंगे तो पढ़ तो लेकर वो इनपुट उसका 20 से 25 घंटे का जाएगा, लेकिन आउटपुट उसका 1 घंटे का भी नहीं आएगा, क्योंकि जो चीजों को ग्रैब्स करना है वो ग्रैब्स नहीं कर पाएगा। क्योंकि माइंड को भी रिलैक्सेशन चाहिए होता है, जो साइंटिफिक फॉर्मूला है कि थोड़ी देर में अगर 5 से 10 मिनट का भी थोड़ा आराम आप मस्तिष्क को देंगे तो वो वापस से रिचार्ज होता आता है, तब उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करेगा तो आउटपुट आपका अच्छा निकलेगा। पावर नैप होती है। यस सर। और अगर आप 20 से 25 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि माइंड तो थकेगा ही, पूरी बॉडी भी थक जाएगी बैठे बैठे, तो फिर आउटपुट बाहर नहीं निकलेगा। तो उसको पार्ट वाइज अगर हम पढ़ें और प्रिसाइज वे में पढ़ें कि हमें पर्टिकुलर ये टॉपिक है तो इसमें ये वेटेज इसका अच्छा है, ये पढ़ना है, उस हिसाब से मतलब आपका क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक का वेटेज अच्छा है और किसको पढ़ने से हमारे स्कोर अच्छा कर सकते हैं। प्रीलिम्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपको क्या लगा, प्रीलिम्स एग्जाम पास करने का? प्रीलिम्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले तो सर जैसे गोल सेट होना चाहिए हमारा। अगर हम कई सारी नाव पे सवार हैं, जो कि मेरा खुद, चलिए एक एग्जाम का गोल सेट है, यूपीपीसीएस मान लीजिए आने वाला है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि यूपीपीसीएस उनको देना है, आपने भी यूपीपीसीएस दिया है, दे भी रहे, जल्दी मैं चाहूंगा कि ये एसडीएम बन के आए, फिर से हम लोग इनसे मुलाकात आपकी कराएं, बीच बीच में मैं इनको बुलाता रहूंगा जब भी ये लखनऊ में रहेंगे। अभी तो आपकी ट्रेनिंग भी होगी, ज्वाइनिंग होगी, कार्डर अलॉटमेंट होगा, बहुत सारी चीजें हैं, ये व्यस्त रहने वाले हैं, अब तो ये आते रहेंगे, है ना, जब मैं चाहूंगा, आप लोग जब चाहेंगे इनको बुलाऊंगा, बातचीत करूंगा, बस इनके समय पे डिपेंड है। तो प्रीलिम्स मान लीजिए आने वाला है, तो आप क्या बताना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में 1-2 मिनट में कि कैसे मतलब लोग तैयार करें प्रीलिम्स के लिए? सर अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना शुरू कर रहा है, जिसने अभी तक जो कर रहा है और जो करना चाह रहा है, उसके लिए भी कि सबसे पहले तो आपको एक प्रिसाइज मटेरियल चूज करना होगा, प्रिसाइज कोचिंग पर्टिकुलर चूज करनी होगी, जहां पे
जिनका स्टडी मटेरियल इतना अच्छा हो, क्योंकि आप खुद से अगर आप रिसर्च करने पे जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये जानने में कि हमें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी ये जानना कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। सही बात। तो इसके लिए आप अगर खुद से रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए कि आप पर्टिकुलर जैसे आपकी कोचिंग में आप जिस हिसाब से बच्चों को गाइड करते हैं तो उस हिसाब से प्रॉपर आपको कोचिंग आप जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। और जब प्रिसाइज वे में आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो सफलता अपने आप ही मिलेगी। फिर उसकी प्रैक्टिस, फिर और प्रैक्टिस सर बहुत जरूरी है। बगैर प्रैक्टिस के आप इवैल्यूएशन कर ही नहीं सकते हैं कि आउटपुट मेरा कितना निकल रहा है। इनपुट तो आपको स्टडी मटेरियल से मिल जाएगा, लेकिन आउटपुट क्लियर हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी जी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको अपना आउटपुट पता नहीं चलेगा। तो कुल मिला के ये, और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं प्रीलिम्स पढ़ो फिर मेंस देखा जाएगा, ये भी एक स्ट्रेटजी बहुत सही नहीं है मेरे ख्याल से। एग्जाम के पहले तो फोकस होना तो ठीक है, लेकिन मेंस को भी साथ साथ में लेके चले। सर जहां तक मेरा मानना है कि आप बताइए आपका क्या, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पूरे उसका, क्योंकि आप अगर एक हर्डल पार कर लेंगे और दूसरे हर्डल की आपको तैयारी नहीं है, आप अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह भेदने के लिए चले गए और आखिरी आपको नहीं पता कि बाहर कैसे निकलना है, तो फिर आप उसी भंवर में फंसे रह जाएंगे। तो आपको जानकारी सभी उसकी होनी चाहिए, और जानकारी से काम नहीं चलेगा, आपको तैयारी सभी उसकी करनी चाहिए। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी हो, और साथ ही साथ जो इंटरव्यू की भी तैयारी आपकी चलनी चाहिए। करंट अफेयर्स और बाकी जो भी चीजें जो निरंतर परिवर्तित हो रही हैं उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। तो एक एक स्टेज आप नहीं क्लियर कर सकते, आपको तैयारी तीनों स्टेज की करनी होगी। अब ये आपके महारत के ऊपर है कि आप भेद के चले आते हैं चक्रव्यूह या फिर आप भंवर में फंस जाते हैं। और उनकी तैयारी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। आपको एक मेंटर एक चाहिए, गाइड चाहिए, उसके लिए आप ही हैं, आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अब ये तो चॉइस है, कोई हमारे पास आता है तो हम अपना इनपुट देते हैं, कोई दूसरे के पास जाता है। देखिए मेरा मानना है कि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं और आपके आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको किस चीज की जरूरत है आप उसको चूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको सोना खरीदना है तो आप सुनार की दुकान पे जाएंगे, और अगर आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, तो जाहिर सी बात है आप कहीं पे एक बिस्लरी की बोतल ढूंढेंगे। लेकिन वही बात है ना कि सही समय पे चुनना। सोना आपकी जेब में है तो प्यास नहीं बुझ सकती, और पानी आपके पास है तो वो सोना नहीं बन सकता है। दोनों चीजों में अंतर होता है। तो ये चीज है। दूसरी चीज सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे आपने एक बात अभी हमसे कही थी कि बचपन से ही जो चीजें पढ़ी, बचपन से और अभी तक उनका सबका योगदान है। तो अगर किसी को तैयारी करनी है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर दे, लेकिन माइंड मेकअप किया जा सकता है, धीरे धीरे उस ओर मुड़ा जा सकता है। तो आपका मानना है कि ग्रेजुएशन के लेवल से ही, बचपन का मतलब यहाँ पर यही है, पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब हो, है ना। अचानक कुछ नहीं हो जाता है भाई। पहले कुम्हार जो है वो मिट्टी लाता है, फिर उसको पानी मिलाता है, फिर मिट्टी तैयार होती है, फिर घड़ा बनता है, फिर पकता है। लेकिन आज बड़ा जल्दबाजी में लोग रहते हैं। मैंने देखा है कि लोगों को इतनी जल्दी रहती है कि लोग आते हैं और कहते हैं कि सर ऐसा कुछ एक कैप्सूल कोर्स मुझे बताइए कि 3 महीने 4 महीने में हमारी पूरी तैयारी हो जाए। ऐसा मेरे ख्याल से तो संभव नहीं है। अब आप ऐसा वास्तविकता में संभव है ही नहीं है कि आप चाहिए कि हमें कोई डॉक्टर के पास आप गए कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास हमें एक गोली दे दीजिए और हम एकदम सही हो जाएंगे। 3 महीने या 4 महीने का अगर कैप्सूल आप खाते हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं हम क्लियर कर लेंगे हर्डल सारे, तो वो हो नहीं पाता। नहीं हो पाता, रियलिटी में वो पॉसिबल है ही नहीं। जो अगर कोई कहता भी है कि हमने केवल 3 महीने की मेहनत करके क्लियर किया है, तो उसके पहले की वो मेहनत नहीं बताता जो पर्दे के पीछे उसने जो पर्दे के पीछे की है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक रात में पूरा सब बदल गया, किस्मत बदल गई, है ना। लेकिन वो एक रात लाने में कितनी रातें खर्च हुई हैं, ये थोड़ा सा मायने रखता है। शायद आपकी भी ये बहुत सारी रातों का मेहनत था और उसका प्रतिफल आपको मिला। और फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप जब भी लखनऊ में रहें तो मैं आपको कॉल करूं तो इन लोगों के लिए समय थोड़ा सा निकालें और आते रहें, मोटिवेट करते रहें। क्योंकि आप सफल हुए, आपकी रैंक 23 आई है, तो ये इन लोगों के लिए एक नजीर है, एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों बहुत छोटे जिले से बिलोंग करते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पर जब 23 हम एक मोहर लगाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई कितने जिले हैं हमारे यहाँ, जिलों की संख्या 600-700 के बीच में, तो उसमें हम 150 रैंक पोस्ट पे एक बहराइच का 23 रैंक पे जब कोई बैठा हुआ है तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है।
और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही जल्दी से यूपीएससी में कोई जल्दी रैंक या पीसीएस आप दे रहे हैं उसमें एसडीएम बनिए। और लेकिन मैं ये जरूर आपसे वो चाहता हूं कि बीच बीच आप आते रहिए, बिल्कुल लोगों को मोटिवेट करिए। थैंक यू।